दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 31 रोमांस एंड किस। रात का समय था और वही जंगल। नंदिता बेचैन होकर रेहान को देख रही थी और रेहान भी बेचैन होकर नंदिता को देख रहा था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दोनों जैसे एक दूसरे को पाना चाहते थे। तभी नंदिता को अचानक होश आता है और वो रेहान से दूर हटते हुए कहती है, हमें अब घर चलना चाहिए। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो तुमने मांगा था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं दे सकती। ये सुनकर रेहान उसे अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। ये कहकर रेहान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन फिर उसे टेबल पर बिठा देता है और कहता है, पहले हम डिनर कर लेते हैं। प्लीज, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। पहली बार ही तो तुमसे कुछ मांगा है। तुम्हारी जान नहीं मांगी है, बच्चों का साथ नहीं मांगा है, बस थोड़ा सा समय मांगा है। ये सुनकर नंदिता हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे लिए मैं जान देने वाली नहीं हूँ। और फिर खाने पर ध्यान देने लगती है। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, जिसे देखकर रेहान कहता है, तुम मत खाओ, मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ। ये कहकर रेहान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। नंदिता कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ समय बाद नंदिता को कुछ महसूस होता है और वो रेहान की तरफ देखती है। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या करूं, तुम्हारी मासूमियत मुझे पागल कर देती है। ये सुनकर नंदिता गुस्से में कहती है, ऐसी जगह पर ये सब। रेहान मुस्कुरा कर कहता है, कुछ नहीं होगा, पहले डिनर खत्म करो। फिर वो उसे पूरा खाना खिलाता है और नंदिता को लेकर जंगल से बाहर निकलता है। गाड़ी में बैठने के बाद रेहान नंदिता को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद नंदिता इरिटेट होकर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुनकर रेहान मुस्कुरा कर कहता है, क्या करूं, जितना भी तुम्हें देखता हूं मेरा मन नहीं भरता। मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। तुम्हारे बिना जैसे जिंदगी अधूरी है, सब कुछ अधूरा है। मैं भी अधूरा हूं। तुम वो खुशी हो जिसके लिए मैं तरसता हूं। तुम ही एक हो जिसके लिए ये पागल कुर्बान है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नंदिता थोड़ी असहज होकर कहती है, बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तभी अगले ही पल रेहान उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, आई लव यू स्पाइसी वाइफी, और मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर नंदिता घबराते हुए कहती है, यह क्या कह रहे हो। तभी रेहान एक बटन दबाता है, जिससे सीट थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाती है और वह नंदिता के करीब आ जाता है। रेहान उसके होठों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो कुछ प्यार भरे पल बिताते हैं। ये कहते हुए वो नंदिता के होठों को चूमने लगता है। नंदिता चाहकर भी रेहान को रोक नहीं पा रही थी, जैसे कि वो खुद भी यही चाहती हो। इस दौरान रेहान धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसकी साड़ी को थोड़ा और ऊपर खिसकाता है। फिर उसके पैरों को अपने कमर के चारों ओर लपेट लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नंदिता की आंखें बंद हो जाती है और वह गहरी सांसें लेते हुए रेहान की नजदीकी को महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद रेहान 2 मिनट के लिए रुकता है और नंदिता को देखते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बता दो, मैं जितना हो सके उतना नर्म रहने की कोशिश करूंगा। नंदिता शर्माते हुए कहती है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये कहते हुए वह आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। न जाने क्यों रेहान के सामने उसके साथ ऐसा होता है। वो क्यों इतनी शर्मा जाती है। वो आमतौर पर इतनी दृढ़ होती है, पर इस व्यक्ति के सामने वो खुद को बेकाबू महसूस करती है, जैसे खुद पर काबू नहीं रख पाती हो। रेहान उसकी बातें सुनकर प्यार से उसके सिर को चूमता है और फिर धीरे धीरे अपना मूवमेंट फिर से शुरू करता है। वो धीरे धीरे अपनी गति तेज कर रहा था, पर नंदिता उसके इस प्यार का आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद रेहान उसके ऊपर से हटकर गहरी सांस लेते हुए सीट पर बैठ जाता है और अपनी नजरें तिरछी करके नंदिता की ओर देखता है, जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अपनी आकर्षक आवाज में वो पूछता है, हाउ डिड यू फील। नंदिता अपनी आंखें खोलकर रेहान को देखती है और शर्माते हुए कहती है, इट फील्स वेरी गुड। ये सुनकर रेहान अपनी जेब से रुमाल निकालता है और नंदिता के चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये सुनकर नंदिता शर्मा जाती है और कहती है, अब घर चलो। ये कहकर वो उठकर बैठ जाती है और खुद को साफ सुथरा कर लेती है। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे और रेहान ने गाना भी चला दिया था।
कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। X2 मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना। कुछ देर बाद रेहान 2 मिनट के लिए रुकता है और नंदिता को देखते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा हो तो बता दो, मैं जितना हो सके उतना नर्म रहने की कोशिश करूंगा। नंदिता शर्माते हुए कहती है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये कहते हुए वह आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। न जाने क्यों रेहान के सामने उसके साथ ऐसा होता था। वह इतनी मजबूत है, पर इस आदमी के सामने वह इतनी बेकाबू हो जाती है कि खुद पर काबू नहीं रख पाती। रेहान उसकी बातें सुनकर प्यार से उसके सिर को चूमता है और फिर धीरे धीरे अपनी हरकतें तेज करता है। नंदिता इस प्यार का पूरा आनंद ले रही थी। काफी देर बाद रेहान उसके ऊपर से हटकर गहरी सांसें लेते हुए सीट पर बैठ जाता है। वो अपनी नजरें तिरछी करके नंदिता की ओर देखता है, जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अपनी आकर्षक आवाज में वह पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? नंदिता अपनी आंखें खोलकर रेहान को देखती है और शर्माते हुए कहती है, बहुत अच्छा लगा। फिर गाना सुनते सुनते अचानक नंदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने अतीत की याद आने लगती है। किसी का इंतजार, शायद वो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। भले ही उसके 4 बच्चे हैं और एक और बच्चा आने वाला है, फिर भी उसके दिल में किसी और के लिए एक चाहत बाकी थी, जिसे वह कभी चाहती थी, लेकिन उसका अब कोई अता पता नहीं है। न जाने वह कौन है, कहाँ है। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाती है, रेहान। रेहान हैरान होकर गाड़ी रोकता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वो रोते हुए कहती है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर रेहान घबरा जाता है और कहता है, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा दर्द हो चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या वक्त आ चुका है रेहान के बच्चे के दुनिया में आने का? क्या होगा जब रेहान का बेटा इस दुनिया में आएगा? और नंदिता को जब अपने बच्चों की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? क्या राजवीर सृष्टि को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 32। रेहान नंदिता का बच्चा। रात का समय था। अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण था। नंदिता के पिता घबराए हुए अस्पताल के वार्ड के बाहर खड़े थे। उनके साथ चारों बच्चे, अबीर और उसके माता पिता भी वहां मौजूद थे। वार्ड के अंदर रेहान डॉक्टरों के साथ था। वो गुस्से में बेकाबू हो रहा था। गुस्से में रेहान ने कहा, डॉक्टर, तुम सब यहां से चले जाओ। डॉक्टर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सर, ये हमारा काम है। हम यहां से नहीं जा सकते। आपको हमारे काम में दखल नहीं देना चाहिए। रेहान ने गुस्से से कहा, मैं दखल नहीं दे रहा हूं। डॉक्टर को घूरते हुए रेहान की आंखें अचानक चमकने लगीं। डॉक्टर डर से कांपने लगे और फिर अचानक बेहोश हो गए। वहीं नंदिता दर्द से चिल्ला रही थी। रेहान ने नंदिता के पेट पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, वक्त आ गया है तुम्हारे इस दुनिया में आने का। ये समय थोड़ा जल्दी है, लेकिन तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब तुम अंदर नहीं रह सकते। नंदिता दर्द से तड़पते हुए चिल्लाई, रेहान, मुझे बचा लो। मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। रेहान ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और नर्म स्वर में कहा, बस थोड़ा दर्द और। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सुकून मिलेगा। आज रात ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें किसी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए रेहान हल्की मुस्कान के साथ उसके पेट पर हाथ रखता है और प्रक्रिया शुरू कर देता है। उधर वार्ड के बाहर चारों बच्चे डर के मारे अपने नाना की गोद में दुबके बैठे थे। नंदिता के पिता ने उन्हें कसकर थाम रखा था। उनका दिल अपनी इकलौती बेटी के लिए फिक्र से भरा हुआ था। वो सोच रहे थे, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? किसके सहारे जीऊंगा? उन्हें रेहान और अबीर पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उनकी बेटी की जिंदगी इन दोनों भाइयों की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही उनकी बेटी ने अबीर से शादी की थी। वो सोचने लगे, अगर नंदिता ने अबीर से शादी न की होती तो मैं उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करता। वो कितनी खुश होती। हमारे परिवार में कोई दुख नहीं होता। सब कितना अच्छा होता। ये सब सोचते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली। तभी सबसे छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी माँ के पास जाना था और दूध पीना था। बच्चे अभी केवल 2 साल के थे, बहुत छोटे। इतने लंबे समय से माँ से दूर रहकर वो बेचैन हो गए थे। तभी बच्चों की देखभाल करने वाली मेड वहां आए। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। मेड ने बच्चे को फीडर से दूध पिलाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे को रोता देख बाकी तीनों बच्चे भी रोने लगे। ये देखकर वहां और मैड्स आ गईं और बच्चों को शांत कराने की कोशिश करने लगी। उस समय इतनी आपातकालीन स्थिति में बेबी सिटर को बुलाना संभव नहीं था। और जब तक बेबी सिटर आती तब तक बच्चों का क्या होता?
इसलिए फिलहाल बच्चों की देखभाल मैड्स कर रही थी। बाद में उन्होंने बेबी सिटर को बुलवाया। चारों बच्चों को फीडर से दूध पिलाया गया, जिसके बाद बच्चे शांत होकर सो गए। दूसरी ओर बड़ी हवेली में सृष्टि अपने बेटे के साथ एक नेता के पास खड़ी थी। तभी वहां बटलर आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ मैडम? सृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, दीदी अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उन्हें दिन के बाद से देखा ही नहीं। मुझे उनसे मिलना है और कुछ जरूरी बात करनी है। वो कब आएंगी? बटलर ने सिर झुकाते हुए माफी मांगी और कहा, माफ कीजिए मैडम, अभी तक मैडम ने हमें यह नहीं बताया है कि हम आपको उनके बारे में कुछ बताएं या नहीं। जब वो लौटेगी तो हम उनसे पूछकर ही आपको कुछ बता पाएंगे। सृष्टि ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बताना। उनसे बात करना बहुत जरूरी है। तभी सृष्टि की मां वहां आ गई और बोली, हाँ, यह सही कह रही है, कृपया हमें जरूर बताएं। ये कहकर उन्होंने बटलर की तरफ देखा। बटलर ने सिर झुकाकर सहमति दी और वहां से चला गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि नंदिता इस समय कितनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। अस्पताल में नंदिता असहनीय दर्द सह रही थी। इतना दर्द तो उसने अपनी पिछली जिंदगी में मरते समय भी नहीं झेला था। यहां तक कि जब उसने पहली बार एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया था, तब भी उसे ऐसा दर्द नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वो दर्द से मर जाएगी। ये पीड़ा उसके लिए असहनीय होती जा रही थी। रेहान नंदिता को इतनी तकलीफ में देखकर खुद को भी परेशान महसूस कर रहा था। उसने नंदिता का हाथ पकड़ा और कहा, बस आखिरी बार ये दर्द सह लो। इसके बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं होगा। अगली बार मैं पूरी तरह से तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। नंदिता को गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, इस आदमी को ऐसी गंभीर स्थिति में भी अपनी ही बातों की पड़ी है। मेरी जान पर बनी है और यह अपनी बातें कर रहा है। तभी रेहान हल्के से हंसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर तुम मर भी गई तो मैं खुद को भी मार डालूंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। कुछ पल के लिए नंदिता का ध्यान अपने दर्द से हटकर रेहान की बातों पर चला जाता है। वो उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है। उधर नंदिता के दर्द से निकली हुई चीखें जैसे पृथ्वी तक पहुंच गईं। आसमान, जो कुछ देर पहले तारों और चांद से भरा हुआ था, अब काले बादलों से ढक गया। हर ओर तेज हवाएं चलने लगीं, और कब ये हवाएं एक भयंकर तूफान में बदल गईं, इसका किसी को पता ही नहीं चला। हर जगह माहौल डरावना और बेचैन कर देने वाला था। बाहर का मौसम देखकर रेहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ। अब आगे क्या होगा? क्या नंदिता आज मर जाएगी? क्या वह इस जीवन में भी अपना बदला नहीं ले पाएगी? क्या रेहान उसे बचा पाएगा? और जब सृष्टि को नंदिता की ऐसी हालत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 33। न्यूबॉर्न बेबी नंदिता की मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार कड़क रही थी। उसी वक्त अस्पताल के एक वार्ड से नंदिता की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो असहनीय पीड़ा में थी और उसे लग रहा था जैसे वो मर ही जाएगी। अचानक वार्ड में एक तीव्र चीख गूंज उठी और इसके तुरंत बाद एक नवजात के रोने की आवाज रेहान के कानों में पड़ी। वो मुस्कुरा उठा। उसने अपनी बगल में खड़ी एक नर्स को देखा जो नंदिता की डिलीवरी में मदद कर रही थी। नवजात खून से लथपथ था। बच्चे की आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना किसी सफेदी के, लेकिन वो बच्चा बेहद खूबसूरत था। तभी बच्चे की आंखों ने रेहान की आंखों से संपर्क किया और चमत्कारिक रूप से उनकी आंखें सामान्य शिशुओं जैसी हो गईं। नर्स ने बच्चे को साफ किया और फिर उसे रेहान के हाथों में सौंप दिया। बच्चे को अपनी बाहों में लेकर रेहान के चेहरे पर खुशी की झलक थी, लेकिन उसका ध्यान नंदिता की ओर गया, जो बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी भीषण पीड़ा से गुजरी थी। रेहान बच्चे को लेकर नंदिता के पास पहुंचा और उसे उसके सीने पर रख दिया। जैसे ही बच्चे का स्पर्श हुआ, नंदिता ने अपनी आंखें खोल दी। उसने बच्चे के चेहरे को निहारा और उसकी पिछली जिंदगी की स्मृतियां ताजा होने लगीं। उसे याद आया कि इस पल का अनुभव उसने पहले भी किया था, लेकिन तब ये पल 3 महीने बाद आया था। वही मासूम चेहरा, वही नन्हे हाथ, सब कुछ पहले जैसा था, मगर इस बार परिस्थितियां बदली हुई थीं। नंदिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार से निहारते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना अधिक था कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ये देखकर रेहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, शांत हो जाओ जान, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद रेहान ने बच्चे को नर्स के हवाले किया और पूरी तन्मयता से नंदिता का ख्याल रखने लगा। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और नंदिता के पिता अंदर आए। वो जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचे, उसके माथे को चूमा और पूछा, बच्चा तो ठीक है ना? तुझे बहुत दर्द हो रहा है? नंदिता ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, बस अपनी भरी हुई आंखों से उन्हें गले लगा लिया।
उसी समय बाकी के बच्चे भी वहां आ जाते हैं और नंदिता के पास जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन नंदिता इतनी कमजोर और दर्द में थी कि उन्हें संभाल पाने की स्थिति में नहीं थी। उसका दर्द अभी भी बहुत ज्यादा था। इसी बीच डॉक्टर भी आ जाते हैं और नंदिता का चेकअप करने लगते हैं। इधर रेहान बच्चों को संभाल रहा था। चारों बच्चे उसके पास आ गए थे। तभी एक नर्स रेहान के पास आती है और उससे बच्चे को लेते हुए कहती है, अब बच्चे को दूध पिलाना होगा। उसे भूख लगी है और फीडिंग का समय हो गया है। ये सुनकर रेहान सहमति में सिर हिलाता है और बाकी बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है। लेकिन उसका छोटा बेटा, जो सिर्फ 2 साल का था, मम्मी के बिना नहीं रह पा रहा था। वो जिद करके वापस अंदर आ जाता है। उसे भी अपनी माँ के पास रहना था। नंदिता का दर्द अब थोड़ा कम हो गया था, जिससे उसे कुछ राहत मिली। तभी नर्स आई और नंदिता के पास बच्चे को लाकर रख दिया। नंदिता बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा ठीक से नहीं पी पा रहा था। ये देखकर पास खड़ा उसका 2 साल का बेटा उछलकर मां की गोद में आ गया और खुद दूध पीने की कोशिश करने लगा। ये देखकर रेहान ने उसे तुरंत दूर हटा दिया और कहा, अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो बच्चा रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर नंदिता ने अपना हाथ बढ़ाया और रेहान से कहा, उसे मेरे पास आने दो। अब मैं ठीक हूं, मैं दोनों बच्चों को दूध पिला सकती हूं। वैसे भी इससे आसानी होगी, क्योंकि छोटा बच्चा ठीक से पी नहीं पा रहा है। ये कहकर नंदिता ने दोनों बच्चों को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। दोनों बच्चे अब शांत हो गए थे। यह नजारा देखकर रेहान के मन में हल्की जलन महसूस हुई। उसने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे बहुत जलन हो रही है। इन दोनों के लिए फीडर मंगवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर रेहान नंदिता को देखता है। इस समय दोनों ही बच्चे काफी देर तक दूध पीते पीते सो गए थे। बच्चों को सोता हुआ देखकर नंदिता एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, रेहान, बहुत दर्द हो रहा है। अभी बच्चों को सुला दो। ये सुनकर रेहान कहता है, हाँ, मैं सुला देता हूँ। ये कहकर वो दोनों बच्चों को बहुत संभाल कर उठाता है। फिर वह नवजात शिशु को नस को सौंप देता है और अपने छोटे बेटे को उसके नाना जी के पास छोड़कर वापस नंदिता के पास आ जाता है। नंदिता इस समय बेहोशी की हालत में थी। उसे इस हालत में देखकर रेहान उसके पास बैठता है और उसके सिर को चूमते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा। ये दर्द कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये कहने के बाद रेहान उसके पास बैठ जाता है। इस बीच तूफान और भी तेज हो चुका था। इतना तेज कि कोई भी डर जाए, यहां तक कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। इस तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर नीचे गिर चुके थे। सुबह के करीब 3:33 बजे थे। रेहान नंदिता के पास बैठा हुआ था। उनका बेटा झूले पर सो रहा था और बाकी चारों बच्चे पास वाले बिस्तर पर अपने नाना जी के साथ सो रहे थे। तभी अचानक उनका बेटा अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उनमें से तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर रेहान तुरंत घबराकर उसके पास पहुंचता है। अब आगे क्या होगा? जब नंदिता को अपने बच्चों की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? क्या आज ही नंदिता अपने बच्चों और पति की हकीकत जान पाएगी? ऐसा क्यों हो रहा है उनके बेटे के इस दुनिया में आने के साथ ही साथ? क्या सच में रेहान का बेटा बनेगा इस अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 34, क्या तुम मेरी आदत बनोगी? रात का समय था। अस्पताल के कमरे में रेहान अपने बेटे को गोद में लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसका छोटा सा बेटा अपनी मासूम आंखों से रेहान को देखे जा रहा था। रेहान उसकी नजरों को देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इस दुनिया में आना था, तुम आ गए हो। पर सुन लो, तुम अपनी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद बच्चा अचानक रोने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर तड़पने लगे। उसके रोने की आवाज सुनकर नंदिता, जो बगल के बेड पर सो रही थी, दर्द से उठ गई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये सुनकर रेहान ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। फिलहाल तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, चुपचाप सो जाओ। नंदिता गुस्से से भरी आवाज में बोली, मैं अपने बच्चे के बारे में क्यों न सोचूं? मैं उसकी मां हूं। इतना कहकर वह अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिछले बच्चे की यादें ताजा हो गईं, जिसे उसने पहले ही खो दिया था। वो मंजर आज भी उसके दिल में बसा हुआ था, अपने बच्चे का नीला पड़ा शरीर, जिसे उसने अपनी गोद में उठाया था। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं और उसका दिल बैठने लगा। रेहान ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। वो बच्चे को गोद में लेकर नंदिता के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? खुद को इस तरह मत थकाओ। नंदिता ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं सकते एक माँ की फिक्र क्या होती है। तुम्हें तो कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। तुम्हारी तो आदत है इधर उधर घूमने की। ये सुनकर रेहान ने धीमे स्वर में जवाब दिया, वो सब आदतें मैंने छोड़ दी हैं।
अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को अपनी आदत बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी आदत बनोगी? नंदिता ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे तुम्हारी आदत नहीं बनना, मुझसे दूर ही रहो। रेहान उसकी बात सुनकर बोला, मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगा। नंदिता ने रेहान की गोद से अपने बच्चे को लेते हुए कहा, सपने देखते रहो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये कहकर उसने अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखा। तभी उसकी नजर बच्चे की चमकती हुई आंखों पर पड़ी। उसे लगा कि जो शक्ति उसे मिली थी, शायद वही शक्ति उसके बेटे के भीतर भी आ चुकी है। ये सोचकर उसने रेहान की ओर देखा, ये जांचने के लिए कि उसने ये सब देखा तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि रेहान ने कुछ नहीं देखा, तो उसने जल्दी से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकी देने लगी। थपकी से बच्चा शांत हो गया। बच्चे को शांत होते देख नंदिता ने गहरी आवाज में कहा, चलो, हमारा बच्चा तो शांत हुआ। ये कहकर उसने बच्चे को अपने पास सुला दिया और खुद भी लेट गई। आज की रात बहुत कुछ घट चुका था। कुछ देर बाद रेहान ने नंदिता की ओर देखते हुए कहा, अगले साल से मेरे बेटे का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन होगा। ये कितना अद्भुत है ना? बाप और बेटे का जन्मदिन एक ही तारीख और एक ही रात को होगा। ये सुनकर नंदिता ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जन्मदिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। रेहान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन जरूर पड़ेगा। कब तक खुद को ऐसे रोक कर रखोगी? तुम भी इंसान हो और मैं भी। दिल तो तुम्हारा कभी न कभी आ ही जाएगा मुझ पर। बस मुझे उस वक्त का इंतजार है। नंदिता को उसकी बातें बकवास लगी। उसने रेहान की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और पूरी तरह अपने बच्चे की देखभाल में लग गई। वहीं दूसरी ओर गुस्से से भरी अबीर की मम्मी कहती है, ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस बच्चे को तो हमें इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन यह आ गया, वो भी इतनी जल्दी। ये सामान्य नहीं है, और ऊपर से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इसे कुछ हुआ भी नहीं। इस बच्चे को खत्म करना होगा। ये सुनकर अबीर कहता है, लेकिन मम्मी, मुझे लगता है कि यह बच्चा मेरा है। अबीर की बात सुनकर उसकी मम्मी हैरान होकर कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अबीर अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं मम्मी, उस रात मैं नशे में था। शायद वो मेरे ही करीब आई थी। मुझे ठीक ठीक याद तो नहीं है। ये सुनकर उसकी मम्मी झुंझलाते हुए कहती है, मतलब ये तुम्हारा बच्चा हो सकता है? अबीर धीमी आवाज में जवाब देता है, हाँ मम्मी। इधर थोड़ी दूरी पर खड़ा रेहान ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभरती है। मुस्कुराते हुए वह वार्ड के अंदर वापस चला जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। अबीर की मम्मी कुछ सोचते हुए कहती है, पर यह पक्का कैसे होगा कि यह तुम्हारा ही बच्चा है या फिर उसका? सुनो, वो लड़की चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है कि यह बच्चा तुम दोनों भाइयों में से किसी का भी नहीं है, ये किसी और का हो सकता है। ये सुनकर अबीर गुस्से में कहता है, नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मम्मी सख्त लहजे में कहती है, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये दुनिया कितनी जालिम है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। दोनों भाइयों का डीएनए टेस्ट करा लो बच्चे के साथ। तो अब आगे क्या होगा? क्या अबीर को बच्चे की सच्चाई का पता चलेगा? क्या नंदिता का बेटा सचमुच उसका दुश्मन बन जाएगा? क्या नंदिता और रेहान का रिश्ता बच पाएगा? और क्या राजवीर को उसकी सृष्टि मिलेगी? जानने के लिए देखते रहिए।